ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, गर एक हंसी समेट लो खुद में परिणाम। और मैं कहूँगी कि तलवार में वो धार नहीं जो कलम की धार में है। ऐसे ही साहित्यकार, विद्वान साहित्यकार, कलमकार आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। चलिए उनसे आपका परिचय कराते हैं, उनसे रूबरू कराते हैं। श्री देवदत्त साहब जी, साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपने एमए हिंदी में की है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने हिंदी विषय ही क्यों चुना? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या साहित्य प्रेमी थे आप? क्या शुरू से ही आपको साहित्य से प्यार था, या साहित्य की वजह से आपने हिंदी को चुना? धन्यवाद डेजी जी और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मूलतः मैं हिंदी में कोई विशेष रुचि नहीं रखता था। प्रारंभिक दौर में जो मेरी रुचि थी वो विज्ञान और गणित में थी जी। लेकिन रोजगार परक डिप्लोमा था प्रभाकर का जी। और उसके चलते मैंने रोजगार की तरफ प्रवृत्त होने के लिए प्रभाकर किया। जी जी। और प्रभाकर जब मैं कर रहा था जी। तो उस समय मुझे लगा जी। कि जो रचनाएं मैं पढ़ रहा हूँ जी। इस तरह का सृजन मैं भी कर सकता हूँ। क्या बात यानी है, एक ऐसा भाव मेरे मन में जागृत हुआ। क्या बात है। और धीरे धीरे मैं जब परीक्षा की तैयारी कर रहा था उस समय मैंने लेखन शुरू कर दिया था। भले ही मेरा लेखन आज मैं महसूस करता हूँ कि शैशव अवस्था में था, लेकिन वो तुकबंदियाँ थी जिनकी बुनियाद पर मेरा पूरा जो साहित्य है वो खड़ा है। कि आपको हिंदी में रुझान नहीं था, रुझाव नहीं था, लेकिन फिर भी आपने रोजगार भी ज़रूरी है तो आपने रोजगार को प्राथमिकता दी और उसकी वजह से आपको साहित्य में रुझान हुआ। तो मैं तो ये कहूँगा जिसमें शायद नियति को यही मंजूर था। जी जी बिल्कुल सही है। मेरे अंदर का जो कवि था, अगर मैं हिंदी की तरफ नहीं जाता तो शायद ना जागृत होता। और जो मेरी संवेदनाएं थी, मेरी जो भावनाएं थी, शायद वो कुंठित होकर रह जाती। तो मैंने किया तो केवल अपने रोजगार के लिए करी था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर कोई कवि सोया है और सुप्त अवस्था में है। और जब मैंने साहित्य का अध्ययन किया, रचनाकारों को पढ़ा, कवियों को पढ़ा, तो मेरी साहित्य के प्रति रुचि बढ़ी। रुचि क्या बढ़ी, फिर तो समर्पण हो गया। मैं फिर तो जितना साहित्य में पढ़ सकता था कोशिश की मैंने अच्छे रचनाकारों को पढ़ूं और उनसे मुझे प्रेरणा भी मिली है। जी जी जी, सही कहा आपने कि अच्छे रचनाकार को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे जहन में वो ख्याल नहीं उतरेंगे, वो शब्द हम नहीं अपने जहन में उतार पाएंगे। तो अच्छे रचनाकारों को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। और मैं ये कहूँगी कि आपने, जैसे आपने कहा कि आप प्रभाकर कर रहे थे, आप युवा अवस्था में थे, तो जब आपने अपनी लेखनी शुरू की, आपके अपने जहन में क्या ख्याल कौंधने लगे, आप लिखने लगे। तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने इतनी विधाओं में लिखा है, जैसे आपने काव्य लिखे हैं, आपने महाकाव्य लिखे हैं, अपने गज़ल संग्रह लिखा है और आपने बच्चों पे बाल संग्रह भी लिखा है। तो आपके जहन में इतना कुछ लिखने का, इतनी अपने कलम को इतनी धार देने का ख्याल ये कहाँ से आया? देखना जी, चिंतन का फलक कितना विशाल होगा, किस छोर तक जाएगा, इसका किसी को भी एहसास नहीं होता है जी। कोई अनुमान नहीं होता है। लेकिन जब लेखन शुरू होता है तो हम एक जिस बिंदु को लेकर आरंभ करते हैं वहाँ बात रुकती नहीं है, क्योंकि चिंतन की जो श्रृंखलाएं हैं वो निरंतर आपस में जुड़ती चलती हैं। और जिन बातों को मैंने लेखन से पहले नहीं सोचा था, लिखते वक्त हम उन बातों तक पहुंच जाते हैं कि जो हमारे पहले भावभूमि में नहीं होती हैं। लेकिन जब हम उस कथा को, कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो तरह तरह के जो नए ख्याल उपजते हैं। और मैं मानता हूँ कि एक नवीनता जब पैदा होती है वहीं से साहित्य की शुरुआत होती है। वरना तो पहली जो रचनाएं होती हैं, क्या होता है उनमें, हम बड़े बड़े रचनाकारों ने जिन जिन भाव भूमि पर लिखा होता है, चाहे वो प्रातःकाल
कि सूर्योदय की बात हो या दूसरे अन्य विषय, कोई भी विषय कहिए, मैं यहाँ उनकी गणना करने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उनकी छाया हमारी रचनाओं पर निरंतर बनी रहती है। जी जी। लेकिन जब वो छाया दूर हटती है और हमारा मौलिक चिंतन आगे बढ़ता है, देखना अगर मैं बड़ी बात करता हूँ तो मौलिक तो कुछ है ही नहीं संसार में। हम नकल की नकल हैं साहित्य में, ख्याल है उसमें नवीनता और कहने के तौर तरीके और सलीके हैं वो बदलते रहते हैं। ख्याल वही रहते हैं, क्योंकि मूल भाव है ना। जी जी। भाई हमारे लोभ है, क्रोध है, ममता है, श्रृंगार है, जितने भी मूल भाव हैं वो कभी परिवर्तित नहीं होते, वो शाश्वत हैं। लेकिन वो बात कहने का, उनकी अभिव्यक्ति के जो अवलंब हैं, वो कौन सी घटना आपको प्रभावित कर रही है, उससे आपके ख्यालों में कितने बदलाव आ रहे हैं, कितना कुछ आप नया कह पा रहे हैं, ये समय तय करता है, पहले कुछ तय नहीं होता। जी जी। बहुत अच्छा कहा आपने कि परिस्थितियाँ भी हमें लिखने पर मजबूर कर देती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप जब लिखते हो, कोई मनोदशा क्या होती है आपकी, आप किस परिस्थितियों में होते हो, या कोई कहते हैं ना कि कुछ हमसे घटित होता है उस पर हम लिखते हैं, या कुछ हमारे आसपास होता है हम उसको देखकर भी हम सोचते हैं, हमारे जहन में विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, हम लिखते हैं। तो आप ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं, या आप किसी भी अनुकूल परिस्थिति में आप लिख पाते हैं? देखना जी, मूलतः क्या होता है कि हमें एक जो सृजन का तनाव होता है ना, उससे गुजरना होता है। ये नहीं है हम सयास अब चाहा अभी किसी विषय पर कविता है लिख बैठे, वो कविता नहीं होती है, वो तो जबरन शब्दों का संयोजन होता है। मूलतः कविता की जो उत्पत्ति है, कोई भी भाव है, ख्याल है, चाहे वो गद्य में भी क्यों ना हो, उसके पीछे हमारे एक सृजन का तनाव चलता है। हम उस बिंदु पर चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, फिर अपनी बात को औरों से हटकर अलग ढंग से, प्रभावशाली ढंग से कैसे कह पाएंगे, इस ख्याल को भी हम जहन में रखते हैं। और उसके बाद फिर लेखन की जो प्रक्रिया है वो बाद में है। पहले अंदर ही रचना बनती रहती है। जी, शब्दों बाहर रचना आती है, उस समय शब्दों में ढलकर वो मूर्त रूप ले लेती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं एक बात और कहना चाहूँगी आपसे कि आपने तो जैसे कहा कि आपने जब आप प्रभाकर कर रहे थे तो आपने लिखना शुरू किया, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका परिवार, तो क्या आपके परिवार ने आपका सहयोग किया क्या? क्योंकि मुझे जितना मैंने देखती हूँ, सोचते हैं, हम सब सुनते हैं कि कोई वक्त था कि जब हमारी लेखनी को, जब हम लिखते थे तो छुप छुप के लिखते थे। कई साहित्यकार मुझे ऐसे भी मिले हैं जो हमें जिन्होंने कहा कि हम छुप छुप के लिखते हैं, हम छुप छुप के करते हैं, घर वाले कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो। क्या आपको भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? और मैं एक बात और कहूँगी कि इसका आंसर, इसका आप जवाब दें मुझे, इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी कोई एक छोटी सी, जो आपको बहुत प्रिय है, जो आपके दिल के करीब है, कुछ पंक्तियां हमारे दर्शक के समक्ष रखें। रचनाएं तो सभी दिल के करीब हैं, क्योंकि निकलती जब हमारे अंतर से हैं तो दूर तो कोई है नहीं। लेकिन मूल में क्या होता है कि हम सहज ढंग से सरल शब्दों में वो बात कहें जिससे आम पाठक या आम श्रोता उस भाव को ग्रहण करे और उसको आनंद की अनुभूति हो, तब वो कविता है वो ज़्यादा सार्थक मानी जाती है। तो इस विषय में मैं एक छोटी सी गज़ल के कुछ शेर सुनाता हूँ आपको। जी। कहने को तो प्यार है बाबा, क्या बात है, कहने को तो प्यार है बाबा, मतलब का संसार है बाबा। इन मजदूरों के हिस्से का, इन मजदूरों के हिस्से का आता कब इतवार है बाबा, मतलब का संसार है बाबा। सच लिखने में दिक्कत है तो, सच लिखने में दिक्कत है तो छपता क्यों अखबार है बाबा। क्या बात है, मतलब का संसार है बाबा। बेशक लूट मची दुनिया में, बेशक लूट मची दुनिया में, वंचित तो हकदार है बाबा। क्या बात है। अब किससे फरियाद करें हम, जी। अब किससे फरियाद करें हम, जालिम खुद सरदार है बाबा। आदि दुनिया तो भूखी है, आदि दुनिया तो भूखी है, कैसा पालनहार है बाबा। न्याय मिले अब देव सभी को,
इतनी सी दरकार है बाबा, मतलब का संसार है बाबा, कहने को तो प्यार है बाबा। बहुत खूब। और आपने एक कही अनकही आपकी एक काव्य संग्रह है, तो उसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे आप? कविताओं का संग्रह है जी। मूल में जो मेरे प्रबंध काव्य हैं जो जी, कर्ण है या कहाँ नरेन है या कहो न राघव है, मैं ये मानता कि उनकी बुनियाद में यही कविताएं हैं जी, क्योंकि मेरी इसमें प्रारंभिक रचनाएं भी हैं और कुछ नई रचनाएं हैं, उनका ये संकलन है, संग्रह किया है मैंने। और जो मेरे प्रबंध आए हैं उन प्रबंधों के मूल में यही रचनाएं हैं जिन्होंने उनको प्रबंध को एक पूर्ण रचना के रूप में, एक सार्थक अभिव्यक्ति के रूप में देखा या लोगों ने महसूस किया है। उसका मूल यही है कि मेरी जो रचनाएं हैं, फुटकर कविताएं थी, उन कविताओं ने ही धीरे धीरे एक नींव के पत्थर का काम किया और वो रचनाएं निकल कर आई। क्या बात है। प्रश्न किया था कि आपके परिवार का क्या योगदान रहा आपके? देखना जी, मेरा जो परिवार है उसकी पृष्ठभूमि है वो पूर्ण रूप से ग्रामीण भी थी और मेरे माता पिता अनपढ़ भी थे। अच्छा जी। और हम तो किसानी पर आश्रित परिवार है जी। लेकिन ये जो शिक्षा का जो संस्कार आया है वो मेरी माँ के परिवार से आया है जी। क्या बात है। क्योंकि मेरे नाना जी संस्कृत के बड़े विद्वान थे जी। भिवानी के अंदर आज भी उन जो पाठशाला चल रही है, दूनीचंद की पाठशाला, वो मेरे नाना जी थे और न जाने कितने ही संस्कृत के स्नातक उन्होंने निकाले हैं। और मेरे मामा जी थे, वो पाली और प्राकृत के विद्वान थे, जो जैनियों का साहित्य और जिनका विश्वविद्यालय है उसके अंदर वो प्रोफेसर थे जी जी। और हमारे तो केवल किसानी थी और वहाँ से मेरी माँ ये शिक्षा का एक संदेश लेकर आई है। क्या बात है। और बहुत खूब। हमारे को जब हम बच्चे थे पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाती थी। हाँ जी। और वो कहानियाँ क्योंकि उन्होंने अपने पिता से सुनी हुई थी जी। वो जबकि खुद अनपढ़ थी, लेकिन कहानियाँ उन्हें पंचतंत्र की बहुत याद थी। तो मैं ये मानता हूँ कि सारा जो संस्कार मेरी कविताओं में जो भाव हैं वो कहीं ना कहीं उन कहानियों का प्रभाव भी मैं महसूस करता। बहुत खूब, बहुत खूब। और देखिए माँ का जब साथ रहता है ना तो हो ही नहीं सकता कि हम आगे ना बढ़ पाएँ, उठ ना पाएँ आगे जीवन में। तो माँ का साथ, माँ का आशीर्वाद तो बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा कि आपकी माँ अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने समझा, साक्षरता को समझा, पढ़ाई को समझा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और आपने MA हिंदी में किया और पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बहुत अच्छा लगा ये जानकर। आपने करण एक चरित्र काव्य रचा है, लिखा है आपने। तो उसके पीछे क्या मंशा थी कि जो महाभारत के पात्र को आप अपनी कल्पना में, अपने ख्यालों में, अपने विचारों में लेकर आए? तो उस पर मैं चाहती हूँ कि आप हमें कुछ बताएं, हमारे दर्शकों को। देखना जी, मैंने पहले ही कहा जब मेरी साहित्य में रुचि हुई तो मैंने अध्ययन शुरू किया। हाँ जी। और मैंने जब महाभारत को पढ़ा तो मैंने महसूस किया कि कर्ण है एक उपेक्षित पात्र है। ठीक है। और फिर मैंने जो महाभारत एक सीरियल चला उसमें जब उसको देखा तो मेरी जो कर्ण के प्रति सहानुभूति थी वो और अधिक बढ़ी। उनकी जो व्यथा कथा थी, मैंने सोचा कि इसको मैं काव्यबद्ध करूं। और मैंने फिर कोशिश की कि कर्ण के जो उदात्त जो चरित्र है उसको मैं अपनी लेखनी से उकेर पाऊं। और उसमें कहाँ तक सफल हुआ हूँ वो तो मेरे को जो सुधी जनों से, विद्वानों से जो संदेश मिले हैं, हाँ जी, उनसे मैं बड़ा अपने आप को बड़भागी समझता हूँ। क्योंकि बहुत से विद्वानों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि आपकी रचना तो रश्मि रथी से होड़ करती नजर आती है। उससे पहले मुझे नहीं पता था दिनकर जी ने रश्मि रथी जो काव्य लिखा है वो कर्ण के ऊपर है। और ये अच्छा हुआ मेरे लिए, वरना हो सकता है वो पढ़ता तो उनकी छाया हो सकता है मेरे काव्य पर आ जाती। जी तो सही बात है। मैंने वहाँ से कर्ण को लिखने का मन बनाया था और मैंने उसको लिखा। जी। और मैं चाहूँगी कि आप हमें कुछ 2 पंक्तियाँ
हमारे दर्शकों को आप। मैंने आप जैसे बता रहा था कि कर्ण का जब मैंने लेखन किया तो उसमें 8 सर्ग हैं, तो उनमें अलग अलग में कहीं कुंती का और कर्ण का संवाद है, जी जी, कहीं वासुदेव का है। जी जी, तो सभी चरित्रों से उनकी जो बातचीत होती है उसको मैंने वहाँ पर उकेरने की चेष्टा की है। देखना जैसे जब कुंती है अपने बच्चों की भीख मांगने के लिए जाती है, यानी प्राण रक्षा के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जब कर्ण के पास जाती है जी, तो कर्ण को जब बताती है कि ये मेरा ही बेटा है, तो उस समय वो कर्ण कहता है कि जीते जी बहाया पानी में, फेंकी तुमने लाश नहीं, क्यों ममता का दम भरती हो अगर माँ का हृदय पास नहीं। क्या बात है। तो इसी प्रकार फिर कृष्ण जी जाते हैं, कृष्ण जी भी कहते हैं भाई आप है ना अधर्म को छोड़ो, धर्म की तरफ आओ, तरह तरह की बातें करते हैं। कुंती आपकी माँ है, मेरा भी लालन पालन इसी तरह हुआ था, मेरी माँ ने नहीं किया था जिस तरह आपका हुआ है। तो वो कहता है कि कृष्ण से कि अंतर है इन बातों में, जो आप कह रहे हो सही नहीं है। सही नहीं है। तो कहता है केशव बड़ा ही अंतर है तेरी मेरी कहानी में, तुम्हें बचाने गोकुल भेजा मुझे बहाया पानी में। क्या बात है। तो मैंने इस तरह उन चरित्रों को उकेरने की चेष्टा की है कि उन लोगों का मन कहाँ था, और कर्ण है वो किस प्रकार का किरदार था। जिस तरह मैंने इसका समापन जब किया है, क्योंकि कर्ण की जो मैत्री है शायद जब तक सृष्टि रहेगी उनकी मैत्री है वो बनी रहेगी, वो उदाहरण है, वो उदाहरण है। तो अंत मैंने समापन भी इसी प्रकार किया था, अंतिम नमन कहना अमित को जिन्हें समर्पित खून पसीना, एक सपना समझ मुझे भुला दे लगा जहाँ में मरना जीना। क्या बात है, क्या बात है। आपने कहा कि आप ग्रामीण जीवन से पालन पोषण हुआ है आपका, तो क्या आपके पिताजी ने आपको लिखने के लिए प्रेरित किया? जब मैं लिखने की अवस्था में आया ना जी, संयोग कहिए उस समय मेरे पिताजी संसार में नहीं थे जी। दुख की बात है। मैं उस समय 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था, मेरे पिताजी चले गए, बहुत जल्दी चले गए। अच्छा जी। तो और मैंने लेखन कभी उजागर भी नहीं किया, केवल मेरे जो साहित्यिक मित्र थे जिनकी रुचि थी उस समय, तो उनका भी मैं नहीं कह सकता। जिस तरह अश्विनी से ही अपनी बात हो रही थी, हमने संस्था का गठन किया था, और उसमें उस समय अश्विनी PhD किया करता कुरुक्षेत्र में। तो इस तरह के 3-4 मित्र और थे गांव के ही, और वो एक संस्था थी जिसको एक हमारे ही गांव के कवि थे सत्यपाल मरेठा और रामफल सिंह खटखड़ गांव के थे, उन्होंने उसकी स्थापना की थी मंच की। तो उस पर हम काम कर रहे थे, तो वहाँ पर हर रोज़ इन विषयों पर चर्चाएं होना, आपस में एक दूसरे से अपनी कविताएं साझा करना, तो उससे प्रोत्साहन मिलता था। तो जैसे बात से बात निकली है कि जैसे आप कहते हैं कि आपके दोस्तों को सुनाते थे, करते थे, तो क्या वो आपको प्रोत्साहित करते थे कि आपकी आलोचना भी करते थे कि आपको यहाँ चेंज करना चाहिए या आपको ये शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए? क्या ऐसा भी कुछ आपको उनसे कुछ सीख मिलती थी? जो जहाँ अंतरंगता होती है वहाँ तो स्वाभाविक है कि वो आलोचना भी होती है। आलोचना भी होगी, वो आलोचना नहीं है, वो मूल में मार्गदर्शक हाँ कह सकते हैं। आपने पहलू ऐसा उठाया जी, मैं थोड़ा है एक आपको जो कहो न राघव है जी ना, ये कहाँ नरेन, जब मैं इसकी रचना कर रहा था, तो मेरे साहित्यिक मित्र थे नहीं हैं, उनके सामने मैंने उसे एक सर्ग है जिसमें माँ और बेटे का संवाद चलता है, जी। तो उसमें मैंने उनको कुछ बंद सुनाए। तो एक महेंद्र पाल आर्य विद्यार्थी जिसके नाम से लिखते हैं, जी। उन्होंने कहा कि आपका जो किरदार तो नरेंद्र नाथ है, यानी विवेकानंद जी हैं, जी, और माँ से इतनी बड़ी बात कहलवा रहे तो अब ये दब जाएगा, आप इससे बड़ा सोचो कुछ। तो उस वक्त मैं ये लिख रहा था, बेटा बढ़ी हुई लालसा तुम्हें कहाँ नहीं ले जाएगी, लालसा के अंतर में भी छुपी लालसा ही पाएगी, आज परम सत्य की लालसा कल कुछ और अभिलाषा होगी, समय स्थान अवस्था अनुरूप सुख की और परिभाषा होगी, सच्चे सुख का रूप स्वरूप कोई निश्चित पहचान नहीं, अपनी डफली अपना राग एक मत हुए विद्वान नहीं। क्या बात है। जब मैंने ये उनको सुनाया तो ये कहा कि आपका किरदार है वो फीका पड़ जाएगा, नायक जो आपका। अच्छा।
तो मैंने मंथन किया कि इससे कुछ बेहतर किया जाए। 5-7 दिन, जैसे कि मैं पहले बता रहा, लेखन से पहले एक तनाव का सृजन का तनाव होता है, बिल्कुल। उसको झेला। और मेरे मित्र हैं, बड़े भाई जैसे हैं रामफल सिंह खटखड़, उनसे भी मैंने मंत्रणा की भी, तो लेकिन कोशिश कर रहा था कि उससे बड़ा जवाब आए। संयोग से मैं सोया हुआ था। मैं तो ये मानता हूँ कि पूरे सप्ताह भर का जो तनाव मेरे अंदर चल रहा था उसका परिणाम था सौपन में मेरी कविता बन गई। और उसमें कहीं पर हमने मात्रा को कम या ज़्यादा नहीं करना पड़ा। तो उसमें वो अपनी माँ को जो बोल रहा है वो उसमें उल्लेख किया था, नश्वर जग की नश्वर बातें, नश्वर सब आधार यहाँ पर, सकल संबंध मिटने वाले, नश्वर ममता प्यार यहाँ पर, अपने वैभव पर इटलाते, नश्वर हैं ये महल अटारी, नश्वर जग के कंधों पर नश्वरता का बोझा भारी, आना आकर चलते बनना नश्वर जग की रीत यही है, गाने वाले सब चले गए नश्वरता का गीत वही है। बहुत खूब, बहुत खूब। देवदत्त जी, आपसे तो बातें करने में बहुत मज़ा आ रहा है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि आपने पहले उन पे मंथन किया, तो उसके बाद आपने अपने कविताओं में, रचनाओं में काव्य ऐसे लिखे। तो आपने एक गज़ल भी लिखी है, गज़ल संग्रह भी है आपके, और शायद प्रकाशनधीन भी है आपके। 2 प्रकाशित हो चुके हैं। हाँ, 3 तो मैं चाहूँगी कि आप गज़ल के एक शेर कोई हमें सुनाएं। कहने को तो घर था मेरा, लेकिन कायम डर था मेरा। कहने को तो घर था मेरा, लेकिन कायम डर था मेरा। बीच भंवर में छोड़ गया जो, सच में वो रहबर था मेरा। क्या बात है। मैंने खोई धीर नहीं थी, मैंने खोई धीर नहीं थी, बेशक तकिया तर था मेरा। कहने को तो घर था मेरा, लेकिन कायम डर था मेरा। जंग अकेले लड़कर आया, जंग अकेले लड़कर आया, देव कहाँ लश्कर था मेरा। कहने को तो घर था मेरा, लेकिन कायम डर था मेरा। आपके बारे में जानकर सच में हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी। सभी दर्शकों को नमस्कार।